हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जब भी भारत को आजादी मिलेगी तब भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों की इच्छाओं से होगा। 1922 स्वाधीनता संग्राम के दौर का सर्वाधिक गहमा गहमी वाला वर्ष रहा। 31 जनवरी 1922 को गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन चरम पर पहुंच गया। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हो गई। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और इसी दिन यानी 12 फरवरी 1922 को ही महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए। 18 मार्च 1922 को उन्हें देशद्रोही सामग्री प्रकाशित करने के लिए 6 साल की कैद हो गई। इसी गहमा गहमी के बीच गांधी जी ने भारतीय संविधान के निर्माण की आवश्यकता भी जता दी और इस संविधान के भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए बनाए जाने की मंशा भी प्रकट कर दी। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के चलते उनकी ये मंशा कोई स्वरूप न ले सकी। हम भारत के लोग और हमारी शक्ति के बल पर असहयोग आंदोलन बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। उस असहयोग आंदोलन को जो गांधी जी ने हैंडल किया और गांधी जी की वजह से जो असहयोग आंदोलन बढ़ा, उसकी वजह से अंग्रेज घबरा भी गए थे, तो अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया। चोरा चोरी कांड हो गया। चोरा चोरी कांड से बहुत दुखी थे गांधी जी भी। तो अब सबके मन में ये आ रहा था कि भारत किस तरह से निपटे, हम भारत के लोग किस तरह से निपटे इन सिचुएशन से। उस सिचुएशन से निपटने के लिए गांधी जी ने फर्स्ट टाइम मांग किया कि हमारा एक संविधान होना चाहिए। लेकिन चूंकि वो जेल में थे और उन्हीं दिनों 37वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी हो रहा था, तो गांधी जी अपेक्षा कर रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसको उठाएगी मुद्दे को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं उठाया गया और कांग्रेस के पास 37वें अधिवेशन में कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो भारतीय संविधान को लेकर बोल सके। दूसरी तरफ कुछ राजनेताओं का कांग्रेस से मोह भंग होने लगा। पहले अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली ने कांग्रेस से किनारा किया। फिर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी बना ली। सबसे बड़ा असर पड़ा उस नौजवान भगत सिंह पर जो जलियांवाला नरसंहार के बाद 12 मील चलकर जलियांवाला बाग पहुंचा था और जिसने देश के लिए मर मिटने की कसम खाई थी। मैं जलियांवाला के इस बाग में शहीद हो और एक-एक की कसम खाता हूँ कि मैं इन अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की ऐसी जंग छेड़ूंगा कि इन्हें भारत छोड़कर भागना ही पड़ेगा। 12 साल का वो बच्चा अब 15 साल का तरुण बन चुका था और गांधी जी से प्रभावित हो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा था। लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लेने से भगत सिंह का दिल टूट गया। चौरी चौरा के आरोपियों और असहयोग आंदोलन में भागीदारी निभाने वाले किसानों को
मौत की सजा सुनाने के ब्रिटिश सरकार के आदेश से उनकी निराशा आक्रोश में बदल गई। ये गोरी सरकार आंदोलन से मारने वाली नहीं। इन गोरों को तो इन्हीं की भाषा से सिखाना होगा। हथियार के बल पर इंकलाब लाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। उस दौरान में भगत सिंह इन्फ्लुएंस थे गांधी जी के विचारों से, और उनको लग रहा था कि गांधी जी अपने लीडरशिप से वो भारत को एक दिशा देंगे और स्वाधीनता संग्राम को, ऐसा लग रहा था। बट चौरी चौरा के बाद उन्हें बहुत निराशा हुई थी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि उन्हें बहुत ज़्यादा निराशा हुई, और उस निराशा में फिर उन लोगों ने अपना एक पार्टी भी बनाया, और उसके अलावा, पार्टी बनाने के अलावा उन्होंने रास्ता भी दूसरा अपना इख्तियार कर लिया। भगत सिंह लाला लाजपत राय को बहुत मानते थे। लाला जी का भी भगत के प्रति विशेष स्नेह था। लाला जी का अक्सर भगत सिंह के पिता किशन सिंह जी के घर आना जाना होता था। उस दौरान वो भगत सिंह से मिलकर बहुत सी बातें किया करते थे। यह सिलसिला हमेशा चलता रहा। इन मेल मुलाकातों से भगत सिंह को लाला जी के विचारों और प्रयासों को नजदीक से जानने का अवसर मिला। लाल बाल पाल की तिकड़ी की एक बड़ी कड़ी बाल गंगाधर तिलक का निधन हो चुका था, लेकिन लाला लाजपत राय तिलक जी के प्रयासों को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। तभी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आ गया। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इस आयोग का मुख्य काम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। इसी सिलसिले में 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया, तो भारत की धरती साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से गूंज उठी। साइमन कमीशन का विरोध करने वालों में लाला लाजपत राय सबसे आगे थे। साइमन कमीशन में भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन नहीं था। साइमन कमीशन का जो वर्किंग स्टाइल था, उसमें जो एस्पिरेशंस थे लोकल भारतीयों के, उसमें उनका कहीं पर कोई फैक्टराइज नहीं करने को तैयार नहीं थे। वो उसको उसमें कोई ला नहीं रहे थे कहीं पर। तो एक सर्टन फ्रस्ट्रेशन की क्रीप अप करने लगा। तो मोर देन दिस कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई बहुत कुछ देने की बात हो रही हो, जो यहाँ ग्राउंड लेवल पर हो रहा था वही हो रहा था कि साइमन कमीशन के थ्रू सबको लगने लगा कि साइमन कमीशन विल बी नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस द और एकोमोडेट द ओपिनियन ऑफ द इंडियन पीपल। साइमन कमीशन, ये नाम इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया। साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग ने भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने और संवैधानिक व्यवस्था को व्यवहारिक बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए, और सुझावों के अनुसार भारत में एक संघ की स्थापना हो, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतें शामिल हो। साइमन कमीशन जब भारत आया तो बहुत सारे लोगों से मिला, विरोध भी सहन किया, लेकिन साइमन कमीशन का एक ये था कि हम भारतीयों को सत्ता तो सौंपेंगे, लेकिन सिर्फ स्टेट्स में सौंपेंगे, केंद्र में हमारा अधिकार रहेगा। और एक ये भी किया गया था कि जो भी बिल आप लाएंगे गवर्नर की सहमति से लाएंगे। गवर्नर अगर नहीं चाहेंगे तो बिल नहीं आएगा। ये तो था साइमन कमीशन को लेकर ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन भारतीयों का और विशेष रूप से हम भारत के लोगों की शक्ति के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम में लगे राजनेताओं का मानना इससे कुछ उलट था। साइमन कमीशन गो बैक और साइमन आयोग वापस जाओ के नारों से देश गूंज उठा।
इस देशव्यापी विरोध की वजह ये थी कि इस कमीशन के सभी 7 सदस्य सर जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हार्वर्ड, एडवर्ड कैडागन, वर्नन हार्टशॉन, हैरी लीवी लॉसन, जो सभी अंग्रेज थे। भारत की स्वाधीनता में लगे राजनेताओं को कमीशन में किसी भारतीय के न होने से कमीशन भारतीयों का अपमान लगा। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह तय किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की 10 साल के अंदर समीक्षा की जाएगी और एक आयोग गठित करना था। अब 27 में वो आयोग गठित कर दिया गया, जिसको हम साइमन कमीशन बोलते हैं। गांधी जी, मुस्लिम लीग, दूसरे हमारे राजनेता, कांग्रेस भी, सब इस बात से नाराज थे कि इसमें भारतीयों का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है, और हम जो हमारे लोग जो भारतीय संविधान बनाने के लिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए, भारत को अपना हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, उनका तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तब क्या हुआ कि अंग्रेज, क्योंकि भारत में उनका मुख्य जो उद्देश्य था वो तो यही था कि नेताओं में भी फूट डाल दो, और पहले राजाओं में तो डाला ही था। असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद आजादी की लड़ाई में जो ठहराव आ गया था वो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा से टूट गया। 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया, जिसमें गांधी जी समेत सभी राजनेताओं ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। साइमन कमीशन में 7 सदस्य हैं, लेकिन एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। ये सीधे सीधे भारतीयों की अवहेलना है। ब्रिटिश सरकार का ये कदम असंवेदनशील तो है ही, लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। मैं साइमन कमीशन का विरोध करता हूं। गांधी जी हालांकि नाराज नहीं थे। गांधी जी ये कह रहे थे कि भाई मुस्लिम लीग साथ नहीं है। मुस्लिम लीग को उस समय मोहम्मद अली जिन्ना हैंडल कर रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम साइमन कमीशन के सामने नहीं जाएंगे। विरोध करना शुरू हो गया साइमन कमीशन का, और पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। 3 फरवरी 1928 को भारत में कदम रखने वाला साइमन कमीशन तत्कालीन कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा, पुणे और देश में जहां जहां भी पहुंचा, उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। साइमन गो बैक। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व शेरे पंजाब लाला लाजपत राय ने किया। नौजवान भारत सभा के क्रांतिकारियों ने साइमन विरोधी सभा एवं प्रदर्शन का प्रबंध संभाला। लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया और उप अधीक्षक सॉन्डर्स जनता पर टूट पड़ा। लेकिन लाला लाजपत राय की दहाड़ शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने स्वयं लाठी संभाली और लाला लाजपत राय पर निर्दयता से प्रहार करने लगा। गंभीर रूप से घायल पंजाब के सिंह ने अंतिम गर्जना की। मेरे शरीर पर जो लाठियां बरसाई गई, वो लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। साइमन गो बैक! साइमन गो बैक! साइमन गो बैक! और 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को यही लाठियां लाला लाजपत राय जी की शहादत का कारण बन गई। उनकी शहादत से लाल बाल पाल युग की तिकड़ी का दूसरा दिया भी बुझ गया।
अगर ब्रिटिश सरकार बेगुनाह भारतीयों पर यूं ही अत्याचार करती रही तो ब्रिटिश सरकार का जहाज अपने आप ही डूब जाएगा। लाला लाजपत राय जी पंजाब के शेर थे और हमेशा रहेंगे। मैं पंजाब के शेर को नमन करता हूँ। लाला लाजपत राय दो तरह से अपना योगदान दे रहे थे। एक तो बहुत अच्छे लेखक भी थे और लिखते और लोगों को मोटिवेट करते थे। दूसरा, वो खुद एक्टिव थे। तो जब पता चला कि गांधी जी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, साइमन कमीशन आ रहा है और साइमन कमीशन भारत के हक में निर्णय नहीं देगा, तो जब साइमन कमीशन का लाहौर का दौरा हुआ तब उन्होंने विरोध किया भयंकर। और विरोध करने के बाद जब उस विरोध को ये लगा कि बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, तब उनको दबाया गया और उन पर लाठीचार्ज हुआ और दुर्भाग्यवश उनका मृत्यु भी हुआ उस समय। लेकिन इस बात से पूरे भारत में एक चिंगारी फैली। लाला जी की मृत्यु वो लाला जी को अमर कर गई एक्चुअली। लाला जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए खुद को समर्पित करने के लिए 1914 में वकालत छोड़ दी और वो पंजाब में राजनीतिक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। अंग्रेजों ने आंदोलनों के माध्यम से हम भारत के लोगों को स्वाधीनता संग्राम से जोड़ने के लाला लाजपत राय के प्रयास को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह बताते हुए उन्हें मांडले निर्वासित कर दिया। लेकिन विद्रोह के लिए दोषी ठहराने के पर्याप्त सबूत ना होने के कारण लाला जी को छोड़ना पड़ा। उन्नीस 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष सत्र में लाला लाजपत राय जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। 1921 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की। लाला जी हम भारत के लोगों की शक्ति को जगाने वाले एक ऐसे योगी थे जिन्होंने हमेशा अहिंसा की नीति का पालन किया और हमेशा हिंदू समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति और अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयास किया। अपने तमाम प्रयासों के बावजूद स्व का शासन न देख पाने वाले लाला जी की निर्मम हत्या को भगत सिंह और उनके तमाम क्रांतिकारी मित्रों ने पूरे राष्ट्र का अपमान मान लिया और लाला जी की हत्या का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर ली। 10 दिसंबर 1928 की रात को निर्णायक फैसला हुआ और फैसला था लाला जी की हत्या करने वाले स्कॉट को मारकर लाला जी की हत्या का प्रतिशोध लेने का। लाला जी मरे नहीं, उनकी हत्या हुई है और उनकी हत्या करने वाले अभी तक जिंदा हैं। कि हत्या करने वालों को सजा मिलेगी और वो सजा होगी खून का बदला, खून। लाला जी की शहादत बेकार नहीं जाएगी, उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा। उस दरिंदे स्क्वाड को लाला जी के जिस्म पर पड़ी हर एक लाठी, हर एक जख्म का हिसाब देना होगा। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु स्कॉट के ऑफिस के बाहर घात लगाकर बैठ गए। लेकिन दफ्तर से स्कॉट की जगह डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट सॉन्डर्स बाहर निकला। उसे ही स्कॉट समझकर राजगुरु और भगत सिंह ने उस पर गोलियां चला दी।
ओए सरदारा, चला जा। मैं किसी हिंदुस्तानी को नहीं मारना चाहता। हम भारत के लोगों की शक्ति का प्रतीक बने राजगुरु और भगत सिंह की इस चुनौती से ब्रिटिश सत्ता कांप उठी। उसे हम भारत के लोग इस शक्ति का भान हो गया था। अगले ही रोज समाचार पत्रों की सुर्खी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध ले लिया। हमारे सारे बड़े नेताओं ने, भगत सिंह जी ने उसके बाद ही बम डाले थे असेंबली में। जो जितने हमारे जो उस समय जिनको हम उग्रवाद का संज्ञा देते थे, या जिनको हम वो लोग उग्रवाद की संज्ञा देते थे, लेकिन हम उनको गरम दल कहते थे। अंग्रेजों के लिए वो उग्रवादी थे। उन लोगों ने ये रिजॉल्व कर लिया कि हम भारत को आज़ाद करा के रहेंगे और जो भी इस रास्ते में आएगा उसको हटा देंगे। तो उस समय हालांकि उन्होंने गलत व्यक्ति की हत्या उस समय हो गई, पहचान नहीं हो पाई, साइमंड्स की हत्या हो गई और उसकी एंड्रयूस एंडरसन की। लेकिन उस हत्या के बाद भी जब भगत सिंह को फांसी दिया गया, तो भगत सिंह की फांसी और लाला लाजपत राय जी का निधन, इन दोनों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और भारतीय संविधान की मांग को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। लेकिन सवाल यह है कि सारे विरोधों और आंदोलनों के बाद भी साइमन कमीशन निरस्त नहीं किया गया, बल्कि 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली। रिपोर्ट का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन भारत को अधिक स्वशासित यानी सेल्फ गवर्निंग बनाने की दिशा में ले जाना था। द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर छोटी स्थानीय सरकारें बनाने की सिफारिश करना था। कहा जाता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने 1935 के उस भारत सरकार अधिनियम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिसने भारत के वर्तमान संविधान की आधारशिला रखी। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग।